हेलो, नमस्कार। स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अब तक हम 2 वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कोशिका के बारे में, जिसको कि हमने एनसीईआरटी और आरबीएसई के कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? और ये हमसे पूछा गया है राजस्थान पुलिस 2018 में। तो ऑप्शन है हमारे पास लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हमसे पूछा है कौन सा कोशिकांग है जो कि अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को अब से पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। ये एक थैलीनुमा संरचना में एक कोशिकांग है, जिसमें कि जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि शर्करा, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का अपघटन करता है, और साथ ही साथ जो मृत कोशिकांग हैं और जो क्षतिग्रस्त कोशिकांग हैं उनका भी अपघटन करता है। तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ये कोशिका का अपशिष्ट निपटाने में मदद करने वाला अंग है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित है? यानी कि हमें देखना है कि कौन सा कोशिकांग है जिसमें डबल झिल्ली नहीं है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और हरित लवक। देखिए, यदि हम बात करते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग की, तो उसके लिए हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को याद करना होगा, यानी कि PMN, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक दबंग नेता है। और उनको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि यदि वो दबंग नेता हैं तो वो दोहरी झिल्ली युक्त एक तरीके से नेता हैं। तो उसके लिए हमें ये याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहरी झिल्ली युक्त नेता हैं, यानी कि दबंग नेता हैं। तो P से हमें निकालना है प्लास्टिड होता है, P4 प्लास्टिड होता है। और M से हमें निकालना है माइटोकॉन्ड्रिया, और N से हमें निकालना है न्यूक्लियस। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक, यानी कि हरित लवक, जो कि दोहरी झिल्ली युक्त है। माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो केंद्रक हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और हरित लवक। ये तीनों जो हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। वहीं लाइसोसोम जो है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं? और ये हमसे पूछा गया है रीट 2021 में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय या लाइसोसोम, कौन सा कोशिकांग है जिसमें संरूपण और परिपक्वन तल पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है गोल्जी काय में संरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गोल्जी काय। नेक्स्ट है, किसी कोशिका के कौन से कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? और ये क्वेश्चन हमने जब क्वेश्चंस किए थे पिछले वाले वीडियोज़ में, उसमें भी लिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम पावर हाउस के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर को ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ATP मीन्स होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें ऑप्शन है हमारे पास, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्र होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती, आकार बड़ा होता है। तो हमें देखना है कौन सा यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, यानी कि अलग किस प्रकार से होती है जंतु कोशिका, ये हमें देखना है। तो हरित लवक नहीं होते हैं, तो बिल्कुल जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है, बल्कि पादप कोशिका में होता है। वहीं तारक केंद्र
जंतु कोशिका में होता है। और ये हमने याद भी किया था कि जंतु कोशिका जब भी हम बात करेंगे तो मानव को लेंगे, और मानव का जो काम पड़ता है एक तरीके से तारों से पड़ता रहता है, यानी कि वायर से होता है, न कि पादप का होता है। तो इस प्रकार से हमने रिलेट करके याद किया था कि तारक केंद्र जो होते हैं जंतु कोशिका में होते हैं। तो बिल्कुल सही है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये भी सही है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है बल्कि पादप कोशिका में होती है। और आकार जो है बड़ा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, 1, 2 और 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका की वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषक वर्णक पाया जाता है निम्न में से कौन सी है? वर्णिलवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, नाभिक, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, या ल्यूकोप्लास्ट। देखिए हम बात करते हैं प्लास्टिड यानी कि लवक की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है रंग प्रदान करता है, जैसे कि टमाटर का जो रंग है लाइकोपीन के कारण लाल होता है। वहीं क्लोरोप्लास्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ल्यूकोप्लास्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से भोजन का संचय करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सा प्रकाश अवशोषक वर्णक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, यानी कि जो प्रकाश को अवशोषित करता है वो कौन सा वर्णक है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम का उपयोग होता है क्लोरोफिल के निर्माण में, रोडोप्सिन के निर्माण में, मेलेनिन के निर्माण में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमसे पूछा गया है स्टेनो 2013 में। तो मैग्नीशियम का जो उपयोग होता है क्लोरोफिल के निर्माण में होता है, ये हमें याद रखना है। क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक होता है एक तरीके से मैग्नीशियम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, वह जैविक क्रिया जिसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ऑप्शंस हैं श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और उत्सर्जन। तो हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन किस में मुक्त होती है, तो ये बिल्कुल हम जानते हैं ये प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी कि हरित लवक, वो जो है CO2 और H2O की क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन मुक्त होती है और वहीं जो है CO2 ग्रहण की जाती है और O2 मुक्त की जाती है, यानी कि छोड़ी जाती है वातावरण में। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में DNA का संश्लेषण होता है? और ऑप्शंस है हमारे पास G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, M प्रावस्था और G2 प्रावस्था। तो DNA का संश्लेषण हमें बताना है किस में होता है। तो ये जो है संश्लेषण से हमें याद रखना सिंथेसिस, और सिंथेसिस से हमें याद रखना है S फॉर सिंथेसिस और S फॉर S प्रावस्था हो जाएगी, यानी कि DNA और हिस्टोन प्रोटीन जो है हमारे पास S प्रावस्था में इनका संश्लेषण होता है, यानी कि निर्माण होता है। वैसे यदि हम बात करना चाहें तो ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, उसमें 2 चरण होते हैं, जिसमें एक जो होता है M फेज होता है और एक जो होता है इंटरफेज यानी कि अंतावस्था होती है। अंतावस्था में जो कोशिका विभाजन से पूर्व की अवस्था होती है, इसमें जो कोशिका होती है 90 से 95% समय लेती है विभाजन से पहले की अवस्था है, यानी कि एक तरीके से तैयारी करती है विभाजन के लिए। वहीं यदि हम बात करते हैं M प्रावस्था की, तो M प्रावस्था में 5 से 10% का समय लेती है और उसमें विभाजित हो जाती है। तो इंटरफेज यानी कि अंतावस्था की यदि हम बात करते हैं तो उसके 3 चरण होते हैं, G1 अवस्था, S प्रावस्था और एक होती है G2 प्रावस्था। तो G1 प्रावस्था की यदि हम बात करते हैं तो इसमें राइबोसोम, RNA और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वहीं S प्रावस्था में DNA और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और G2 प्रावस्था की यदि हम बात करते हैं, G2 में हमें याद रखना है 2 को, और 2 से
हमें याद रखना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण जो है G2 प्रावस्था में होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और यहाँ पर याद रखना हमें स्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हम यहाँ पर जो रहेगा एस प्रावस्था रहेगा, जिसमें DNA और स्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? यानी कि हमें देखना है स्तंभ कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, तो बिल्कुल सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, तो देखिए भ्रूण में जो है केवल भ्रूण स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं और वयस्क में वयस्क स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। और हमसे पूछा है स्तंभ कोशिकाओं के बारे में, तो ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। वहीं ऑप्शन डी की यदि हम बात करते हैं तो यह अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, तो बिल्कुल स्तंभ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करती हैं। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी रहेगा, केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है ADP से, ATP से या AMP से या फिर विटामिन से। तो जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है ATP के रूप में प्राप्त की जाती है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में, ग्रेना में, प्लाज्मा झिल्ली में या कोशिका द्रव्य में। तो हमसे पूछा है प्रकाशिक अभिक्रिया किस में होती है? प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव को तो हम ऐसे ही हटा देंगे, हमें कंफ्यूज होता है स्ट्रोमा और ग्रेना में। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ग्रेना। अब इसे हमें याद किस प्रकार से रखना है? तो ग्रेना में से हमें निकालना है ग्रे, और ग्रे का मतलब हम जानते हैं धूसर या स्लेटी रंग होता है, धूसर या स्लेटी कलर होता है इसका मतलब। और धूसर या स्लेटी हम एक तरीके से लगा सकते हैं कि ब्लैक कलर होता है यानी काला रंग, और काला रंग वहाँ होता है जहाँ पर अंधेरा होता है, तो अंधेरे में प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है। ग्रेना से हमें निकालना है ग्रे, ग्रे का मतलब होता है धूसर या स्लेटी मतलब ब्लैक एक तरीके से, और ब्लैक जहाँ होगा वहाँ अंधेरा होगा, और अंधेरे के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में होगी। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? और ये हमसे पूछा गया वीडियो मेंस 2022 में, और ये हमें दिया हुआ भी है NCERT के 9th के पेज नंबर 69 पे, हम चेक कर सकते हैं इसे। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या उपरोक्त सभी। तो हमसे पूछा किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है बिना फटे? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर अल्पराशनदाबी विलयन होगा, जिसका कि मतलब हाइपोटोनिक इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। वहीं आइसोटोनिक की यदि हम बात करते हैं तो ये संपरासी विलयन है, हाइपरटोनिक यानी कि अति पराशनदाबी विलयन है। इन विलयन की यदि हम बात करते हैं तो हाइपोटोनिक की यदि हम बात करते हैं यानी कि अल्प पराशनदाबी विलयन वो विलयन होता है यदि हम कोशिका को ऐसे माध्यम में रखें यानी कि तनु विलयन में रखें जहाँ पर कोशिका के बाहर जल की मात्रा ज़्यादा है और कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम है। तो कोशिका के अंदर जो है जल जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, तो ये जो है अल्पराशनदाबी विलयन होगा, जिसे हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं हाइपरटोनिक की, तो मान लेते हैं हम ये एक माध्यम है जिसमें कोशिका रखी हुई है और ये बाहर वाला माध्यम है इसके चारों ओर। यदि हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं तो कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसका कि मतलब सांद्र विलयन में रखा जाए जहाँ पर बाहर मतलब जल की मात्रा कम है और कोशिका के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो कोशिका से जल होगा वो बाहर की तरफ आएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो
अति परासनदाबी विलयन या हाइपरटोनिक विलयन में कोशिका जो है सिकुड़ जाती है, क्योंकि इससे जो जल है बाहर की ओर आता है, एक तरीके से ये पिचक जाती है। तो हाइपरटोनिक में होता है ये। और आइसोटोनिक में दोनों मतलब कोशिका के अंदर और बाहर समपरासी विलयन होता है, जिसे आइसोटोनिक बोलते हैं, यानी कि जल की मात्रा दोनों जगह सेम होती है। तो न तो जल अंदर आता है और न ही बाहर जा पाता है। तो ऐसे विलयन को हम आइसोटोनिक यानी कि समपरासी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हाइपोटोनिक रहेगा, यानी कि अल्प परासनदाबी विलयन रहेगा। नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संचालित होता है, और ये हमने इससे पहले भी देखा हुआ है। क्रेब्स चक्र किस में संचालित होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। वहीं कोशिका द्रव्य की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है, जो कि श्वसन में हम पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों में होता है, यानी कि हरित लवक। नेक्स्ट है सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया, यानी कि हमसे वैज्ञानिक का नाम पूछा है, गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया है सबसे पहले। तो गोल्जी उपकरण को सबसे पहले नाम से ही याद रखना हमने, गोल्जी उपकरण यानी कि कैमिलो गोल्जी ने वर्णित किया है। तो ऐसे ही याद रह जाएगा, गोल्जी उपकरण है और यहाँ पर कैमिलो गोल्जी है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, और ये हमसे पूछा गया है 2022 में। तो पूर्व अवस्था फर्स्ट, पूर्व अवस्था सेकंड, या पूर्व अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र की यदि हम बात करते हैं तो कोशिका विभाजन की जो पूर्व अवस्था होती है उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, यानी कि 5 अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें जो हम बात करते हैं सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र की, तो ये जाइगोटीन में बनता है, यानी कि ये पूर्व अवस्था फर्स्ट की 5 स्टेज होती है, उसमें जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जब नर और जो मादा गुणसूत्र युग्मन करते हैं तो उसमें जिपर के समान संरचना बनती है और उसे सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पूर्वावस्था फर्स्ट। नेक्स्ट है कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और अभी ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऊपर। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का जो संश्लेषण होता है यानी कि निर्माण एस प्रावस्था में होता है, अभी हमने देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। तो क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह में जो है उभार पाए जाते हैं और उभार को हम क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी पर ही F1 और F0 कण पाए जाते हैं, जिनको संयुक्त रूप से ऑक्सीसोम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रिस्टी पाई जाती है और ये इसके आंतरिक क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। तो हमसे पूछा है पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति कहाँ पे होती है, केंद्र में होती है, परिधि में होती है, आधारीय या कहीं भी। तो पादप कोशिका की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो केंद्रक की स्थिति होती है परिधीय होती है। पादप कोशिका को समझने के लिए हमने पेड़ लिया था, और वहीं जंतु कोशिका को समझने के लिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में मानव को लिया था। तो मानव को यदि हम देखते हैं तो उसमें नाभि की यदि हम बात करते हैं तो बीचों बीच में होती है, यानी कि सेंटर में। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जो जंतु कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है वो केंद्रीय होती है, यानी कि बीचों बीच में होती है, और वहीं पादप कोशिका में केंद्र में न होकर परिधीय होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और साथ में ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।